हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी पे आई एस अकेडमी। आज का डेट है 18 जुलाई 2025। लेट्स बिगिन विथ आवर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द एनालिसिस आई वुड लाइक टू से दैट टुमारो, दैट इज़ सैटरडे 19 जुलाई 2025, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 7 बजे, शाम 7 बजे मयूर चौधरी सर एक कम्प्रीहेंसिव वेबिनार लाएंगे, जहां पर आपको सर गाइड करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग 2026 के APSC CC के लिए। तो आप ज़रूर वहां ज्वाइन कीजिए एंड टू ज्वाइन देयर प्लीज़ डू रजिस्टर इन द following number. Okay, so what are the topics that today we'll be discussing? We will be discussing here 5 topics. पहला टॉपिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्सटर्नल ट्रेड टू GS2 और GS3 को कवर करता है, दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल दैट इंडिया हैड वार्न यूएस के एक लेजिस्लेशन को ओवर इट्स डबल स्टैंडर्ड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल. देन द वेरी फ्लोटिंग केस नाउडेज इन द न्यूज़पेपर, दैट इज़ द नर्स केस यमन. फिर हम देखेंगे एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड न्यूज़ टेम्पल एंट्री को लेकर. देन चाइना का ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चाइना कितनी तेज़ी से वो डेवलप कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमें देखना है. एंड लास्टली वी विल सी व्हाट इज़ आकाश प्राइम. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल. तो न्यूज़ है, इंडिया वार्न्स अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल. वार्न्स whom? Warns the United States. So India has responded sharply to the US legislation. जो US ने जो legislation recently पास किया है, that is the Russian Sanctions Act. Okay, before proceeding with my analysis, पहले हम question को देख लेते हैं. क्या है? India's purchase of Russian oil amidst Western sanctions represent a test of its strategic autonomy and energy diplomacy. मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, वेस्ट में यूएस ने सैंक्शंस लगाने के बावजूद जो इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो दैट रिप्रेजेंट कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी है, दैट इंडिया अपने डिसीशंस लेने में किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं होता है, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडियाज़ एनर्जी डिप्लोमेसी. तो आपको जो इंडिया का ये स्टैंड है on this, you have to critically analyze that. Okay, so the news is कि जो US ने पास किया है the Russian Sanctions Act 2025, जहाँ पर US थ्रेटन करता है उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा अप टू 500% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. ठीक है, बट स्टिल इंडिया कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल. सो इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड शार्पली टू द प्रपोज्ड US legislation, this one which threatens punitive tariff up to 500% on countries including India that continue to import Russian oil. Also, NATO has also echoed warnings against India's trade with Russia. NATO ने भी इंडिया को वार्न किया है by the increasing trade relations with Russia, urging countries like China and India to pressurize Russia to end Ukraine war. रशिया और यूक्रेन वार को एंड करने के लिए इन दोनों कंट्री को प्रेशराइज किया जा रहा है बाय क्रिएटिंग सम मीन्स. नाउ तो हमें डिस्कस करना है कि व्हाट आर द कंसर्न्स दैट मे अराइज फ्रॉम हियर. ठीक है, द फर्स्ट कंसर्न इज अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स. एनर्जी सिक्योरिटी मतलब इंडिया को एनर्जी में, फ्यूल में इंडिया हैज़ टू बी सफिशिएंट इन इट. एंड जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स है, किसका साथ दे या फिर किसका साथ छोड़े, वो थोड़ा सा देखना होगा. सो बीइंग इंडिया एज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री, इट प्रायोरिटाइज एनर्जी एफिशिएंसी एंड सप्लाई डाइवर्सिटी. तो एनर्जी सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि इंडिया हैज़ टू प्रायोरिटाइज एनर्जी अफोर्डेबिलिटी प्लस सप्लाई डाइवर्सिटी. सप्लाई डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? नॉट रिलाइंग ऑन एनी वन कंट्री फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, रेदर देयर मस्ट बी अ डाइवर्स सप्लायर्स. नाउ अगर हम रशियन ऑयल को देखते हैं, मैं रशियन ऑयल को यहाँ पर आर ऑयल लिख रहा हूँ, तो इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 38% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट.
अगर हम फरवरी 2025 की डेटा के हिसाब से देखते हैं तो। और अगर हम कंपेयर करते हैं विथ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से जो ऑयल इंपोर्ट इंडिया करता है, दैट इज़ इवन लेस देन 6%। ऑल राइट, सो डिस्पाइट यूरोपियन यूनियंस ओन इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन रशिया लिंक प्रोसेस प्रोडक्ट, इवन कि EU जो है वो भी रशिया के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज एलिगेशंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, कि इंडिया हैज़ हाईलाइटेड द यूरोपियन यूनियंस कंटिन्यूड प्रोक्योरमेंट ऑफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ओके, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है इन योर वाटरवेज में, वेसल्स में यूज़ होता है, एंड अदर प्रोसेस्ड ऑयल फ्रॉम रशिया ओरिजिन। तो ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। एंड द US एंड NATO दे हैव सिलेक्टिवली टारगेटिंग द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली विच आर वेरी हिपोक्रिटिकल गिवन इन दिस कंटेक्स्ट, कि वो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, US बोलो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट दे आर थ्रेटनिंग द अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्टिंग द ऑयल। सो वन इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ पोजीशन इज़ वेरी कंसिस्टेंट। इंडिया का जो पोजीशन है ना वो बहुत ही कंसिस्टेंट है इस मामले में, बिकॉज इंडिया हैड अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो बाहर के कंट्रीज़ के साथ डिफेंस में हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, एक ऑटोनॉमी हमेशा एंजॉय करता है और इंडिया इसको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। सो इंडिया स्ट्रिक्टली किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होता है। सो इंडिया डज नॉट align strictly with any bloc. And you may also have heard about that India abstained from voting in UN in many cases, especially अगर recently अगर आप यूक्रेन के मामले में देखो, रशिया यूक्रेन के मामले में, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लेकर इंडिया ने कोई भी वोट नहीं किया। सो इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग। ऑलराइट, तो हम कुछ और भी यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। इंडिया का जो पोजीशन है, इफ़ यू डिस्कस हियर अबाउट इंडियाज़ पोजीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट सेज कि सिक्योरिंग एनर्जी नीड्स ऑफ आवर पीपल इज़ एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। आई एम जस्ट कोटिंग द लाइन हियर। MEA सेड कि सिक्योरिंग एनर्जी नीड्स of our people is an overriding priority, and it caution against double standards. एंड थोड़ा सा और भी हम इन डेप्थ जाते हैं तो जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जो DPSPs है, DPSP में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को करना है टू सर्व द कॉमन गुड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स दैट मस्ट बी टू सर्व द कॉमन गुड। ओके, ये DPSP के आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड C में लिखा गया है। देयर आर ऑल्सो सम चैलेंजेस ऑल्सो। इंडिया के लिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस, कि प्राइसेस जो है वो स्टेबल नहीं है, वॉलेटाइल है। देन देयर इज़ एन ओवर डिपेंडेंस ऑफ वेस्ट एशियन ऑयल हिस्टोरिकली। अगर आप यहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव बात देखने के लिए जाओ, अगर जो रिसेंटली जो कल के CNA में मैंने कवर किया था, नामरूप में जो हाइड्रोकार्बन डिस्कवर हुआ है, उसका अगर कमर्शियल वायबिलिटी आता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो अभी इंडिया का जो स्ट्रेटजी अगर है तो देयर मस्ट बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट, नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन वन कंट्री, वेदर इट इज़ EU, वेदर इट इज़ रशिया। और अगर हम यहाँ पर इंडिया
और यूएस के रिलेशन के ऊपर बात करें तो देयर मस्ट बी सम कॉन्ट्राडिक्शंस ऑल्सो, जैसे कि क्वाड में इंडिया यूएस दोनों ही मेंबर है, इंडो पैसिफिक में दोनों ही मेंबर है। सो यहाँ पर कुछ टर्मोइल्स देखे जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट हियर। द केस ऑफ नर्स इन यमन। So India in touch with friendly governments in nurse case, discuss the challenges faced by Indian government in ensuring safety and legal rights of Indian nationals in conflict prone region. We know that पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट केस हुआ है पहले वो देख लेते। तो क्या है द रिसेंट केस कि देयर इज़ एन इंडियन नर्स whose name is Nimisha Priya, who hails from Kerala. Now she is convicted in a death row in Yemen. Now the case is she has given a sedative injection, but due to overdose her husband has died, who was a Yemenis, which actually gained an attention. So she was convicted for murder for her Yemeni business partner. Priya's execution scheduled for July 16, 2025. Now which has been temporarily postponed. Now ये जो यमेनी बिजनेस पार्टनर है इट हैड विथहेल्ड और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है निमिषा प्रिया की पासपोर्ट को, सो दैट शी कैन नॉट कम टू इंडिया। सो इसकी वजह से जो नींद की दवाई है वो दिया गया था बाय निमिषा प्रिया टू द बिजनेस पार्टनर। Alright, so the dose was overdosed, hence it caused to the death of that business partner. तो उसको लेकर ही वो केस है। तो गवर्नमेंट ने, येमेनीज गवर्नमेंट ने में एक रूल है, अगर जिस फैमिली में डेथ हुआ है उस फैमिली को अगर एक अच्छी खासी रकम दी जाए तब अगर वो केस विड्रॉ कर ले तब वो डेथ पेनल्टी माफ़ हो सकता है। उसी पैसे को कहा जाता है ब्लड मनी, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कंसेप्ट अंडर इस्लामिक लॉ। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एफर्ट्स इन्वॉल्विंग लीगल एड, consular access and regional diplomatic outreach to seek a resolution possibly through blood money under Islamic law, ठीक है। ये है द न्यूज़। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। अभी हमें यहाँ पर जानने लायक कि क्या है दैट वी हैव टू सी हियर। जैसे कि यहाँ पर कुछ अगर हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द वियना कन्वेंशन on consular relation 1963 को ये किया गया था, वेर इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी एंड एंटाइटल टू कंसुलर एक्सेस। मतलब इंडिया यमन में या फिर कोई भी कंट्री में के नेशनल्स की एक्सेस कर सकते हैं वो। सो द कंसुलर प्रोटेक्शन इंक्लूड्स लीगल एड, कि इंडिया लीगल एड प्रोवाइड कर सकता है दूसरे कंट्री में इंडियन को। इट कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विथ फैमिलीज़, प्रिजनर्स के राइट्स को सेफगार्ड भी कर सकता है। ऑल राइट, ब्लड मनी तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, इट इज़ अंडर द इस्लामिक लॉ। नाउ इंडिया का अप्रोच अब अगर हम देखते हैं तो क्या है, इंडिया का अप्रोच जो होगा, देयर विल बी लीगल एंड कंसुलर असिस्टेंस, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ लॉयर, इट विल एंश्योर रेगुलर कंसुलर विजिट्स, इज इन कंटिन्यूअस टच विद द फैमिली। सेकेंड, देयर विल बी अ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, जहाँ पर इट विल एंगेज विद लोकल हाउथी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यमन में आपको पता ना वो हाउथी रिबल जो हुआ था, हाउथीज जो है ये एक आर्म्ड ग्रुप है। सो लोकल हाउथी एंगेज विद लोकल हाउथी एडमिनिस्ट्रेशन इन सना। देन इट विल हैव सम फ्रेंडली रीजनल पावर्स लाइक सऊदी अरबिया एंड ईरान हु मे इन्फ्लुएंस द हाउथीज, ठीक है। देन इट विल ऑल्सो पॉसिबली इन्वॉल्व द कम्युनिटी एंड रिलीजियस लीडर्स फ्रॉम केरला एज वेल। एंड लास्टली इंडिया विल ट्राई टू डिले द एग्जीक्यूशन सो दैट लास्ट में जाके इसको रिजॉल्व किया जाए। सो देर इज़ अ सक्सेस इन पोस्टपोनिंग द शेड्यूल एग्जीक्यूशन, बाइंग टाइम फॉर नेगोशिएटिंग और लीगल रेमेडी, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द नर्सेज न्यूज़। नेक्स्ट इज़ एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड एक न्यूज़ है, जहाँ पर टेम्पल एंट्री को लेकर अभी हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि टेम्पल एंट्री कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट इन अ कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, कि एक कंट्री जहाँ पर रूल ऑफ लॉ गवर्न करता है वहाँ पर कास्ट बेसिस में टेम्पल एंट्री डिनाई नहीं किया जा सकता। तो क्या है, कहाँ पर हुआ है ये, पुथुकुडी अयनार टेम्पल में ये
जो हुआ है जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एक्सेस अलाउड नहीं था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है दैट द डिनायल ऑफ टेम्पल एंट्री बेस्ड ऑन कास्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल and a violation of the rule of law. The court's directive to the administration in Ariyalur district, Tamil Nadu, to ensure the access to the Puthukudi Ayanar temple reiterates the Indian judiciary's commitment to upholding the value of equality, social justice and dignity. ठीक है, ऑल राइट। सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर आप देखते हो यहाँ पर, द टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था स्पीयरहेडेड बाय रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, पेरियर, विच tried to ensure access to equal access to religious places. फिर है वाईकोम सत्याग्रह, देन गुरुवायूर सत्याग्रह। देखिए ये आपके GS1 हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आर्टिकल 17 विच वॉज एम्ड एट कॉन्स्टिट्यूशनली एंडिंग दिस प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि अगर हम और भी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज B which talks about which prohibits the denial of access to public places including temple based on caste। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 15 2B क्लॉज 2 सब क्लॉज B बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन आर्टिकल 17 जो यहाँ पर है, इट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ऑल राइट। सो ये सब आर्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, चाइना ग्रीन एनर्जी सेक्टर। हाउ इज़ चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ये है आज द हिंदू का एक आर्टिकल। हाउ कैन इंडिया strike a balance between environmental sustainability and industrial development in transition to clean energy। तो चाइना से हमें यहाँ पर क्या सीख मिल सकता है? देखिए ये तो चलिए ग्रीन एनर्जी का डेफिनेशन हो गया, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी, दे आर द ग्रीन एनर्जीज। और व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, जैसे कि व्हाई इज़ ग्रीन एनर्जी इम्पॉर्टेंट, जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से उसको मिटिगेट, उसको स्लो डाउन करना, रिवर्स करना, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ये तो कम्प्लीमेंट्री है, एंड फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए जो कदम उठाना है वो करना होगा, टू मेक द कंट्री टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में जो करना है वो किया जाएगा, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, फिनांसिंग। ठीक है, तो अभी चाइना का अगर हम देखते हैं तो चाइना का जो ग्रीन ट्रांजिशन हुआ है, स्ट्रेटेजिक स्टेट प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रॉम सेंट्रल टू चाइना's सक्सेस, दिस हैज़ बीन अ डिकेड लॉन्ग प्लानिंग। अगर हम 11th 5-year प्लान देखते हैं ऑफ 2006 to 2010 which made renewables as a national priority। 2005 का जो रिन्यूएबल एनर्जी लॉ है, it had ensured grid access and price incentives। Massive investment, China has invested around $940 billion, see 900 not million, $940 billion in renewables in 2024 alone। 2024 को ही चाइना ने सिर्फ $940 बिलियन इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, डोमिनेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन। यहाँ पर देयर इज़ अ कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स लाइक पॉलीसिलिकॉन एंड लिथियम, एंड चाइना इज़ टेकिंग द लीडरशिप इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना इज़ लीडिंग द प्लेस। तो इंडिया को अभी भी बहुत तेज़ी से दौड़ना होगा टू रीच दैट ग्लोबल पेस और चाइनीज़ पेस। देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, चाइना के जो स्टेट एंटरप्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा फोकस इन सब चीज़ों में कर रहे हैं, एंड इट इज़ ट्राइंग टू हैव अ जियो पॉलिटिकल एक्सपांशन थ्रू द
Belt and Road Initiative. China has over around 61 countries where it is doing different projects. So China is also using its soft power. What are the lessons to be learned from China? Keep turning the crisis, the climate change crisis into opportunity. कि ज़्यादातर सिटीज़ में एयर पोल्यूशन है वो क्राइसिस है, तो दैट इज़ अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, तो उसमें पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना इज़ एन अपॉर्चुनिटी. एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है उसमें सिक्योरिटी को लाना, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ओवरकमिंग ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस कि बाय 2014 विंड पावर curtailment रिच 20% इन सम प्रोविंसेस. चाइना के कुछ प्रोविंसेस में विंड पावर 20% सिर्फ विंड पावर से दिया जाता है. ऑल राइट, सो दीज आर सम लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम चाइना. सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज़ आकाश प्राइम. तो आकाश प्राइम क्या है, नाम से पता है, दैट इज़ द सरफेस टू एयर मिसाइल. तो यहाँ पर देखते हैं आप, दिस इज़ द पिक्चर. इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे. सो इट इज़ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. तो क्वेश्चन कभी आ सकता है मीडियम रेंज मतलब क्या, ये होता है आपका 25 से 30 किलोमीटर तक का, जिनके टारगेट होंगे एरियल टारगेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स एट्सेट्रा, विच इज़ डिज़ाइंड टू ऑपरेट इन हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशन. और इसको टेस्ट किया गया है इन लद्दाख, और जो कि बनाया गया है बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. ठीक है, तो आकाश प्राइम ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर प्रीलिम्स. ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ टुडे. सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू है, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो आपको अगर CSPIS Academy इफ़ यू थिंक इट कैन हेल्प, देन आप हमें इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe.